शहर के बिल्कुल किनारे, जहां रात होते ही सड़कें डरावनी खामोशी से भर जाती थीं और हवा में अजीब सी नमी तैरने लगती थी, वहां एक पुरानी 2 मंजिला लॉज खड़ी थी, आर्या लॉज। ये लॉज किसी समय इस इलाके की सबसे व्यस्त जगह हुआ करती थी, क्योंकि पास की सड़क से अक्सर यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। नीचे एक पुरानी चाय की दुकान थी, जिसकी दीवारों पर भाप का धुआं हमेशा चिपका रहता था, और ऊपर 5 छोटे छोटे कमरे थे, हर एक में एक धुंधला बल्ब, एक चरमराता पंखा और एक ऐसी सीलन भरी गंध जो महसूस तो होती थी पर पहचानी नहीं जाती थी। लॉज के मालिक, एक 55 वर्षीय आदमी जिसका नाम मधुसूदन था, हमेशा माथे पर पसीना लिए घूमता रहता, चाहे मौसम कैसा भी हो। शायद लॉज की हवा ही ऐसी थी कि यहाँ लंबे समय तक कोई भी चीज, चाहे वो इंसान हो या आराम, कभी टिकता नहीं था। ऊपर के 5 कमरों में से 4 हमेशा किराए पर रहते थे। थोड़ा बुरे समय में भी कोई ना कोई उनमें ठहर जाता था, लेकिन 5वां कमरा नंबर 7, वह हमेशा बंद रहता। लकड़ी का दरवाजा बाहर से पुराना दिखता था, पर ताला साफ सुथरा, जैसे रोज साफ किया जाता हो। उस कमरे के सामने खड़े होने पर हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जबकि बाकी गलियारे में गर्मी रहती थी। इस कमरे के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, न मधुसूदन, न मजदूर, न आए हुए यात्री। कोई पूछता भी नहीं था। जो लोग पहली बार आते वो झांक कर पूछ लेते, ये कमरा बंद क्यों है? और मधुसूदन हमेशा वही एक लाइन दोहराता, कमरा खाली है तो रहने दो, ये खाली ही ठीक है। उसके लहजे में कुछ ऐसा होता था कि आगे कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। बारिश की रात, मयंक का आगमन। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जिसमें सड़कें खुद को भूल जाती थीं और हर तरफ सिर्फ पानी की मोटी चादरें बहती दिखती थीं। आसमान लगातार गरजता था और कभी कभी बिजली इतनी पास चमकती कि हवा की आवाज भी उसके मुकाबले छोटी लगती। इसी बारिश में भीगा हुआ एक यात्री सड़क पर संघर्ष करते हुए आर्या लॉज तक पहुंचा। मयंक थका हुआ, बैग भीग चुका था, बाल माथे पर चिपके हुए और हाथ कांप रहे थे। वह कई घंटों से लगातार सफर कर रहा था और बारिश ने उसे अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया था। लॉज में घुसते ही उसने राहत की सांस ली। नीचे चाय के टापरी पर बैठा बूढ़ा दुकानदार उसे देखकर बोला, ऊपर कमरे हैं, पूछ लो, रात बाहर रहना सही नहीं। मयंक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और मधुसूदन को पुकारा। मालिक ने किसी तरह पुरानी कुर्सी से उठते हुए कहा, अरे साहब, आज तो सारे कमरे भरे पड़े हैं, जगह नहीं है। मयंक निराश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सुनसान इलाके में भीड़ मिलेगी, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, मधुसूदन रुका। उसके चेहरे पर एक झिझक तैर गई। देखो, एक कमरा है, पर तुम रहना चाहो तो ही? मयंक ने चौंक कर पूछा। कौन सा? मधुसूदन ने हल्का सा रुकर कहा, कमरा नंबर 7। फिर तुरंत जोड़ दिया, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ज्यादा लोग उसमें ठहरते नहीं, जगह थोड़ी अजीब है। मयंक मुस्कुराया, डरता नहीं मैं, दे दो। उसकी इस बात पर मालिक ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कमरा नंबर 7 की चाबी उसे पकड़ा दी। कमरा नंबर 7। पहली झलक कमरे का दरवाजा खोलते ही हल्की सी सीलन की गंध मयंक के चेहरे से टकराई। कमरे में एक छोटा सा बेड, पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक मेज पड़ी थी। बल्ब की रोशनी पीली थी, जैसे किसी पुराने समय की आखिरी सांस हो। कमरे में घुसते ही मयंक ने पहली चीज नोटिस की। दीवार पर लंबे धुंधले उंगलियों के निशान थे। निशान ऐसे थे जैसे किसी ने दीवार को पकड़कर खुद को नीचे की तरफ घसीटा हो, ऊपर से नीचे तक, सीधी लकीरों की तरह। मयंक रुका, थोड़ा पलटा, फिर अपने आप से कहा, शायद नमी होगी, पानी टपका होगा। उसने बैग नीचे रखा और कपड़े बदले। बाहर बारिश अभी भी लगातार हो रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उन्हीं उंगलियों के निशानों पर जा रहा था। पहली रात, 2:13 का डर, बाहर का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। कमरा ठंडा होता जा रहा था। मयंक गहरी नींद में था कि अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसे नींद से झटके से उठा दिया हो। कमरे में हल्की अंधेरा फैला था और तभी उसे सुनाई दिया फर्श पर पैरों की आवाज, धीरे, बहुत धीरे। मयंक पूरी तरह जाग गया। उसने हल्की रोशनी की तरफ देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। आवाज साफ थी और सबसे अजीब बात, कदम उसकी तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि एक कोने से चलकर वापस उसी जगह जा रहे थे जहां कोई था ही नहीं। जैसे कोई अदृश्य इंसान लगातार गोल गोल चल रहा हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर चक्कर के साथ मयंक की सांस तेज होती जा रही थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और चारों तरफ रोशनी घुमाई। कुछ नहीं, लेकिन आवाजें थमी नहीं। आखिर रात किसी तरह गुजर गई। दूसरी रात, रिकॉर्डिंग और वो सांस। अगले दिन मयंक सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से परेशान था।
उसने फैसला किया कि अगले रात अगर कुछ हुआ तो वह रिकॉर्ड करेगा। 2:13 जैसे किसी ने घड़ी सेट कर रखी हो। फिर वही आवाजें, पर इस बार कुछ नया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ कदमों की आवाज ही नहीं, बल्कि एक भारी सांस की आवाज भी कैद हुई। इतनी भारी जैसे किसी का सीना टूट चुका हो, जैसे हर सांस निकालने में दर्द हो रहा हो। सांसें एकदम बीच में खड़े एक अदृश्य आदमी के जैसी थीं। मयंक उठा, टॉर्च ऑन की। कमरा खाली, पर टॉर्च का प्रकाश फर्श पर पड़ा और उसने देखा गीले पैरों का निशान कमरे के अंदर तक आए हुए थे, लेकिन बाहर का एक भी निशान नहीं था, जैसे कोई सीधे कमरे के अंदर प्रकट हुआ हो। तीसरी रात, सच की पहली झलक तीसरी रात। ठीक उसी वक्त 2:13 सुबह कमरा अचानक घोर अंधेरे में डूब गया। बल्ब बुझ गया, टॉर्च भी फेल हो गई। अंधेरे में मयंक ने सुना एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत पास, तुम दूसरे हो। उसका दिल फटने लगा। पहले भी एक आया था, वो बाहर नहीं गया। आवाज टूटी हुई थी, जैसे गले में धूल भरी हो। कमरे के कोने में अलमारी खुद ब खुद चरमराई और धीरे से खुल गई। मयंक कांपते हुए आगे बढ़ा। अलमारी में सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें सिर्फ एक ऑडियो था। 2:13 पिछला किराएदार। मयंक ने प्ले किया। रिकॉर्डिंग में किसी युवक की टूटी कांपती आवाज थी। ये दिखता नहीं, पर सामने खड़ा है, मेरी सांस रोक रहा है। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुने, कभी 2:13 पर यहां मत रहना। फिर अचानक एक झटका सी आवाज आई, जैसे फोन गिरा। रिकॉर्डिंग पर, और उसी पल मयंक ने अपने ठीक पीछे महसूस किया भारी टूटी हुई सांसें, जैसे कोई उसके कान के नीचे खड़ा हो। उसने पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह कमरा खाली। अगली सुबह मधुसूदन कमरे के बाहर खड़ा था। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी मयंक ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा बिल्कुल खाली। न मयंक, न उसका बैग, न उसका मोबाइल। फर्श पर बस एक गीला अर्धचंद्राकार पैरों का निशान, जो कमरे के बीच से शुरू होकर सीधे दीवार पर चढ़ रहा था और दीवार के अंदर गायब हो रहा था, जैसे कोई दीवार में घुस गया हो। मधुसूदन ने गहरी सांस ली, कमरा बंद किया और ताला लगाते हुए धीरे से बोला, यह कमरा नंबर 7 है। यहां रहने वाला कभी बाहर नहीं निकलता। बस अगला किराएदार उसका इंतजार करता रहता है।